आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। और यहाँ इंडिया से जो भी इस वक्त इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हैं या फिर तमाम ऐसी हेडलाइंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है, उन पर हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल्स के साथ। आज उस मुद्दे पर बात करूंगी जो दरअसल जून 2022 में जब एक स्कीम के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया इस मौजूदा सरकार के तहत, तो जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस रही है भारतीय सेना की, उसे बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है उसके तहत और एक नई पॉलिसी लाई गई जिसमें कहा गया कि युवाओं को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, और चौथे साल में जाकर 25% युवाओं को रिटेन किया जाएगा लॉन्ग टर्म आर्मी अपॉर्चुनिटीज के लिए। बाकी लोगों को उनके हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उन्हें टाटा गुड बाय कह दिया जाएगा, अलविदा कह दिया जाएगा। अब 2 साल हो चुके हैं इस स्कीम को, और इस स्कीम को लेकर खुद सेना के अंदर भी इस वक्त काफी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, कुछ सर्वेस किए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल ग्राउंड्स रहे हैं सेना के जवानों के रिक्रूटमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की अगर हम बात करें, हरियाणा, पंजाब की बात करें, इन तमाम राज्यों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। मैंने खुद ट्रैवल किया है, जमीन पर बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट नजर आ रहा है युवाओं के बीच में। तो अब अग्निपथ स्कीम्स के इन युवाओं, जिनको अग्निवीर कहा जाता है, जो अग्निवीर बनकर निकल रहे हैं सेना के इस ट्रेनिंग के बाद में, इस स्कीम का फ्यूचर क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा है, अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को लिखा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर विपक्ष की सरकार बनती है, तो दिस स्कीम विल फाइंड अ प्लेस इन द डस्टबिन। इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। क्या वो एक समाधान है, या दूसरा क्या मसला है? इस पर बात करने के लिए विशेष मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं इस वक्त, और उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ है आर्मी के वेटरन ऑफिसर, रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर यश मोड। आप यूएन पीस कीपर भी रह चुके हैं, मोटिवेशनल कोच हैं, और लगातार इस मसले पर लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इनके अपने यूट्यूब स्टेशन पर भी वीडियोस हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता जी, आपने मुझे बुलाया इस मसले पे बात करने के लिए। मैं गांव से जुड़ा हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, तो और फौज में इतने साल नौकरी करी है, तो थोड़ा सा मैं इस से बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ इस मसले के साथ। थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का इन तमाम ऐसे मसलों पर खुलकर बोलना। इसको आप सबसे पहले तो ये समझा दें कि जब इस सर्विस को लेकर आए हम, तो वो परंपरागत रूप से जो सेना की रिक्रूटमेंट हो रही थी, सबसे बड़े 3 डिफरेंस क्या हैं बिटवीन द अर्लियर वर्जन और अभी इस अग्निवीर वर्जन में? तो वो सबसे बड़ी चीज है, पहले हम भर्ती करते थे सिपाही, जिस दिन भर्ती हो गया वो फौज का, उसी दिन से उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाती थी। ट्रेनिंग पीरियड भी सर्विस में शामिल था। और उसके आपको पता है, भारत में पूरे हिंदुस्तान में सेना को बड़े फक्र से देखा जाता है। तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट स्मिता जी, मैं आपको बताऊं, मैं यूएन में और बाकी जगह अपने एशिया की काफी फौजी ऑफिसर्स के साथ नौकरी करी है। भारत जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस किसी के भी नहीं है, बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो उसमें मेडिकल है खुद के लिए, वाइफ के लिए 90 दिन की छुट्टी है, और ग्रेचुइटी है। और अगर आप किल्ड इन एक्शन या वीर गति को प्राप्त होते हैं तो बहुत जबरदस्त आपके परिवार के लिए पूरी उम्र के लिए पेंशन है। तो ये सब चीजें, बच्चों के लिए स्कूलिंग है, काफी कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। वो अब इन लोगों के पास नहीं है जो कि 4 साल के लेंगे। दिस आर टूर ऑन ड्यूटी, एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो काफी फर्क है। जो एक बहुत बड़ी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि हाल में ऐसे मसले हुए जहां पर दो पहली डेथ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हुई अग्निवीर्स की, और उससे लेकर कहा गया कि जो परिवार को ड्यू ऑनर मिलना चाहिए या जो लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलना चाहिए, वो नहीं है प्रावधान इसमें। तो जो सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन है अंडर दिस स्कीम, उनको लेकर क्या इन पिछले 2 सालों में कोई रिकंसिडरेशन हुई है? कुछ बदलाव आया है सर इस नीति में? मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं सर्विस में नहीं हूँ। लेकिन अब पहली बार है जो अखबारों में आज और कल के बड़े बड़े अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में इस चीज की चर्चा हुई है कि इस स्कीम को देखा जा रहा है। अब ये इलेक्शन की वजह से ये खबर आई है अखबार में या एक्चुअल में देखा जा रहा है, मुझे इसका इल्म नहीं है। बट 2 साल हो गए हैं, और कोई इसकी ज्यादा देहात में बच्चों में भी, और जो अग्निवीर बन गए उनसे, मुझे आप मेरे टाइमलाइन में देखो, कमेंट्स में आपको पता लग जाएगा, कोई इतनी कोई खुशी की लहर है नहीं। और ना ही, अगर इतनी अच्छी स्कीम होती तो इसकी हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री बहुत चर्चा करते इसकी। एक बार भी इस स्कीम की अच्छाई किसी ने गिनाई नहीं है इस इलेक्शन में, स्पेशली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी।
ये आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये ना देश हित में है ना ये फौज हित में है। सर इसे थोड़ा सा इलाबरेट करें। देखो, देश हित में इसलिए नहीं है क्योंकि सैनिक बनना एक तो है इमोशनल पार्ट, गर्व की बात है। दूसरा है कि एक सैनिक बनाने में स्मिता जी 8 से 9 साल लगते हैं, और बहुत हाई टेक इक्विपमेंट है हमारे पास। और हमारी दोनों सीमाओं पे, हमें पता है चाइना के साथ में हमारी ठनी रहती है, पाकिस्तान के साथ तो रहती है। दोनों जगह हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे 4 साल तक के सैनिक सिर्फ सैनिक हैं, उनको हम कोई स्पेशलाइजेशन करा नहीं सकते। और 3 साल भर्ती नहीं हुई तो वैसे ही एक बहुत बड़ा गैप है ही नहीं, वो जवान ही नहीं है जो 3 साल भर्ती में आने चाहिए थे, और ये आए भी बड़े कम मात्रा में है। तो इसलिए मैं देश हित में इसलिए कह रहा हूं कि तो 4 साल तक तो ये बड़े टेंटेटिव से रहेंगे कि परमानेंट होंगे नहीं होंगे। मैं इनकी इंडिविजुअल खसूसियत पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट कोहेजन होती है, सब यूनिट कोहेजन होती है, उसमें इनका इतना जल्दी से फिट होना मुश्किल लगता है। क्योंकि उसमें एक परिवार में जैसे ढलता है, वैसे एक सैनिक को एक यूनिट में, एक कंपनी में सालों साल लग जाते हैं उसका हिस्सा बनने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश हित में भी नहीं है, और जवानों के हित में, फौज के हित में तो है ही नहीं। नेवी को और हम्म। एयरफोर्स को देख लो, वहां कैसे एक्सेप्ट कर लिए स्कीम, वो तो इतना टेक्निकल है। फौज में तो फिर भी हम काफी नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं हमारे पास, लेकिन एयरफोर्स नेवी तो हर इंसान की बहुत एकदम एक जॉब क्रिएटेड है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये जो है और नौजवानों के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि बेचारे अब पहले फौज को नंबर 1 प्रेफरेंस देते थे, अब फौज उनके लिए जो है लास्ट प्रेफरेंस होगी। पहले वो पैरामिलिट्री में जाएंगे जहां 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं, स्टेट पुलिस में 60 साल तक सर्विस करते हैं गारंटीड। तो यहाँ फिर क्यों आप 4 साल के लिए हम्म। आओ, फिर से धक्के खाओ आप। मतलब क्योंकि वो अनसर्टेनिटी भी है ना कि आप 4 साल बाद अगर आप उस 25% का हिस्सा नहीं है जिसे रिटेन किया जा रहा है तो आगे आपके लिए फ्यूचर के ऑप्शंस क्या हैं? क्या इस तरह के कोई ऑप्शंस सरकार ने अपनी इंट्रोडक्टरी स्कीम में पेश किए थे कि हम यहाँ अब्जॉर्ब कर लेंगे आपको, इसके अलावा जो है कुछ और फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसी कोई ऑप्शंस दी गई थी क्या सर इस ब्लूप्रिंट में? देखो, रिटर्न में कुछ नहीं है, लेकिन जब बहुत हल्ला हुआ इस स्कीम पे, फिर किसी ने बोला जी 10% सीआईएसएफ में कर देंगे, 10% पैरामिलिट्री में। ये सब कहने की बातें हैं, जिन्होंने कहा है वो है नहीं आज, हो सकता है वो हों भी नहीं जवाब देने के लिए इस चीज को। तो राइटिंग में कुछ है नहीं हमारे पास। प्लस मैं जब जवानों से बात करता हूँ, वो कहते हैं सर अगर बीएसएफ में जाना पहले, यहाँ क्यों हम 4 साल धक्के, हम वहीं ना चले जाएं सीधा, या पैरामिलिट्री में जाना है या उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, और 4 साल इनकी एजुकेशन रुक जाएगी। तो दोबारा से कोई कहे जी ये दोबारा पढ़ के कुछ कर सकते हैं, तो 4 साल बड़ा वक्त होता है दोबारा से कॉलेज जाना या पढ़ना। तो ये इसलिए नौजवान भी ज्यादा इसके लिए उत्साहित हैं नहीं स्कीम के लिए। सर इस वक्त अग्निपथ में किस एज पर एंट्री हो रही है इनकी, 17 या 18 पर? देखो, एंट्री लेवल वही वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई यंग नहीं होगी ये फौज। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे एंट्री के, वही है जो पहले थे। हम्म। एक जीडी सोल्जर भर्ती होने के लिए, ट्रेडमैन के लिए, क्लर्क के लिए, अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। बट 12th पास, 12th पास, और वही कंडीशन है। आई थिंक 18 साल के आसपास है जो भी है। वही कंडीशंस वही है, एज की और एजुकेशन क्वालिटी, उसमें चेंज नहीं। तो सर क्योंकि आपने कहा कि गांव से जैसे आपकी भी जड़ें जुड़ी हुई हैं, मैं भी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी दौरा किया हमने, पंजाब में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई बेल्ट्स है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जहां आमतौर पर दर्शकों को बताऊं कि अगर आप जाएं तो सुबह सुबह आपको नौजवानों की पूरी फौज नजर आती थी ट्रेनिंग करते हुए कि इस आर्मी ज्वाइन करना है, फौज ज्वाइन करना है, उनकी एग्जाम्स के लिए बैठना है। वो संख्या आपको इतनी dwindle करती हुई नजर आएगी। तो सर आपके जो दोस्त होंगे इस वक्त, जो सर्विंग ऑफिसर्स होंगे जिनसे बात हो रही है, एक्सपर्ट्स होंगे, क्या एक चिंता जताई जा रही है फौज के अंदर? इसको लेकर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो स्पिरिट था ऑफ ज्वाइनिंग, साइनिंग अप फॉर द फोर्सेस, उस उन नंबर्स में डिक्लाइन आ रही है। पर्सनल की क्या शॉर्टेज की भी एक क्राइसिस का सिचुएशन बनता दिख रहा है? देखो, शॉर्टेज ये सरकार और फौज डिसाइड कर सकती है कितने फौज चाहिए, बेस्ड ऑन हमारे थ्रेट परसेप्शन। अगर कम करना है इट्स ओके, अगर नेशनल इंटरेस्ट में हमें 12-13 लाख की फौज नहीं चाहिए, 8 लाख की चाहिए, वो प्रोरोगेटिव है सर्विंग लीडरशिप का और गवर्नमेंट के। तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा कि, लेकिन ये जरूर है कि जो गांव देहात में यंग लड़के दौड़ने में लगे हुए थे, एकेडमियां खुली हुई थी जिसमें दौड़ हो रही थी, पढ़ाई का एक वो था, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ युवा था, नहीं भी हुआ तो भी वो 1-1.5 साल इस चीज से निकल के एक अच्छा इंसान। अब आपको कभी भी सड़कों पे नजर नहीं आते हैं बच्चे दौड़ते हुए जो कि
पहले नजर आते थे। और यूनिटों में इनको, अब मेरे कमेंट्स में अगर आप देखो, कई हैं जो बच्चे अग्निवीर है, वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारी वहाँ वो इज्जत ही नहीं है, हमारी वो रेस्पेक्ट ही नहीं है, हमें वो दर्जा ही नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक कुंठा सी तो है, मुझे नजर आती है जो ऑलरेडी, और वो क्वेश्चन मार्क तो है ही अनसर्टेनिटी का। सर, जो आपने कही बात की भाई, जो स्पेशलाइजेशन है वो आप कैसे करेंगे? आप अगर उसमें जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, नेवी में भी जा रहे हैं, तो जो यूनिट कमांडर्स हैं उनकी भी तो दिक्कतें हो रही होंगी इस वक्त कि किस तरीके से हैंडल करें हम इन अग्निवीर को। देखो अभी स्मिता, दिक्कत पता चलती है जब इमरजेंसी होती है, जब क्राइसिस आती है। लीडरशिप भी तभी पता। अब पीस टाइम है, हमारे बॉर्डर्स पे शांति है, कोई सीज फायर है। देखो क्राइसिस का पता चलता है, कैपेबिलिटी का या कोई कमी महसूस होती है जब क्राइसिस हो, जो ऑपरेशनल इमरजेंसी हो, जैसे कारगिल के टाइम हुआ था, गलवान के टाइम हुआ है। अब जब पीस टाइम है, सब तरफ तकरीबन शांति है, इंसर्जेंसी भी तकरीबन खत्म है, तो अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज की कोई कमी महसूस हो रही होगी, बिकॉज अभी पीस टाइम के काम चल रहे हैं, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट से लेके, तो अभी पता नहीं कर सकते हम इस चीज का। सर, जब ये स्कीम लाई गई तो जो दो आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से दिए गए, उसमें से एक तो ये कहा गया कि भैया जहां तक मिलिट्री की बजट का सवाल है, अ लॉट ऑफ आवर बजट इज स्पेंट आउट इन पेइंग फॉर पेंशंस, कि ये उस लिहाज से भी ये यूजफुल है, देश को ज्यादा बड़ी फौज मिलेगी एट अ रिलेटिवली लेसर कॉस्ट। और दूसरी बात कहेगी कि इस तरह के मॉडल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दूसरे दुनिया देशों में भी होते हैं, शायद इसराइल का भी जिक्र किया गया। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? ये दोनों बिल्कुल मतलब बजट की तो जब उनसे पूछा गया, कहते नहीं नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये स्कीम तो हम इनोवेट करना चाहते हैं। है ये क्राइसिस है, क्योंकि लॉट ऑफ आवर बजट गोज टुवर्ड्स रेवेन्यू और कैपिटल का एक्सपेंडिचर के लिए, जहां नई टेक्नोलॉजी है वो कम पैसे है, बट उसके लिए हमें और आंसर्स ढूंढने हैं। वो सबसे जो बेचारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे गरीब है गांव का, उसको ही क्यों ये झुलसना पड़े। आप हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स उनको कम करिए, ओवरऑल आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे कमी हो सकती है। और ये स्कीम इतनी अच्छी तो पहले पुलिस में ले आते, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले आते, पहले ऑफिसर्स cadre में ले आते, आईएएस आईपीएस में कर दीजिए। क्या जरूरत है हमारे को कि जो ज्वाइन किया सबके सब सेक्रेटरी बने? आप उनके लिए ले आइए 4 साल की सर्विस, और उनको बोलो आप जाओ अभी एमबीए करो, कहीं वो करो। तो ये आई है, मार पड़ी है सबसे, जो सबसे जरूरत है जिसको। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इसलिए जरूरी है। जहां तक आपने बात की कि दूसरा आपने दूसरे मुल्कों में जो ये प्रैक्टिस है ये। हाँ दूसरे, ये तो कोई मतलब, हमारी सिचुएशन इसराइल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं या सिंगापुर से कैसे कंपेयर करते हैं? हिंदुस्तान की हमारी अपनी समस्याएं हैं, इसको हम वहां से इम्पोज करना बहुत हास्यास्पद है। ये तो कहीं ना फौज में डिस्कस होता है ना कहीं और होता है, डिस्ट्रोअर ऑफ ड्यूटी। ये उन देशों में, छोटे देश हैं, लोग आना नहीं चाहते। यहाँ तो वॉलंटियर आर्मी, आप कल भर्ती बोलो, मेरठ में 1 लाख नौजवान खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये कोई वो प्लस हमारे, आप बॉर्डर्स देखो, इन कंट्रीज के पास इतने बॉर्डर्स का है, हमारे कितने हजार किलोमीटर चाइना के साथ बॉर्डर है, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, सी के अंदर पायरेसी चल रही है, हमारी नेवी इन्वॉल्व है। हाँ तो अब हमारी जो समस्याएं हैं वो टोटली डिफरेंट है, चाहे एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, आर्मी की हो, हमारी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है। इसलिए ये सिंगापुर या इसके साथ इसराइल वगैरह के साथ कंपेयर करना कोई बात बनती नहीं है इस स्कीम को लेकर। सर, आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। एक, जो आपके लोगों से फीडबैक मिल रही है, आपको लग रहा है कि इन चुनावों में इसका असर पड़ रहा है? क्या युवा अग्निवीर को दिमाग में रखकर वोट डाल रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं किसको वोट डालें या ना डालें? देखो कुछ तो, अब पहली बात तो ये आ रहा है कि युवा वोट ही नहीं डाल रहे हैं। ये भी एक हैरानी की बात है कि जो यंग लोगों को आना चाहिए, संभव खबरों में तो ये आ रहा है। बाकी जो अफेक्टेड हैं लोग, जिनकी भर्ती रुक गई, जिनके साथ वो नेचुरली, वो तो इस चीज से, इस स्कीम का उनके माइंड में जरूर है, और इसको अपोजिशन और कई पार्टीज इसको जो है वो उसको लेके आए हैं, तभी तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो ये मुद्दा तो दब गया था, हमारी मीडिया ने तो उठाया ही नहीं इसको। हम्म। सर, बिल्कुल लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि अब कांग्रेस कह रही है कि भाई इसको हम पूरी तरीके से डस्टबिन में फेंक देंगे। इस स्कीम में क्या कुछ भी अच्छाई है जिसे रिटेन किया जा सकता है? कोई दूसरा मिडिल पाथ है जो किया जा सकता है? क्योंकि शायद फीडबैक भी ले रही है आर्म्ड फोर्सेस की डिपार्टमेंट्स अबाउट इस स्कीम को लेकर, जो खबरें आ रही हैं पेपर्स नहीं, मुझे तो इसमें कोई मतलब ऑप्शन दो ही है मेरे हिसाब से। या तो इसको टोटल खारिज कर दिया जाए और पुरानी भर्ती से इनको सबको रेगुलर कर दें, और दूसरा है कि ये जो 25% रिटेन करने वाला, अगर हम अपोजिट कर दें कि 75% को हम रिटेन कर लें या मिनिमम 50% को रिटेन करें,
तो वो भी एक थोड़ा सा जो सर्विस कर रहे हैं उनको थोड़ा इंटरेस्ट होगा कि हाँ शायद मेरे चांस ज्यादा हैं नौकरी करने को, और एक लॉयल्टी रहेगी फौज में। देखो हमारी पूरी लड़ाई इस चीज पे है कि ये मेरी कंपनी है, मेरी प्लेटून है, मेरी यूनिट है। सबसे पहले उस चीज के लिए जवान लड़ता है। तो वो लॉयल्टी तभी रहेगी जब उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा घर है और मैंने यहाँ से या तो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होना है या अपना बड़े सम्मान के साथ पेंशन लेके जानी है। सर लेकिन जो परसेंटेज नहीं होता है अब्जॉर्ब, वो अगर बाहर जाते हैं 4 साल की फौज की ट्रेनिंग के बाद में, हथियार चलाना सिखाया है, भारत के डेमोग्राफिक सोशल फॉल्ट लाइंस को देखते हुए क्या उसकी अपने कुछ खतरे भी हो सकते हैं? क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कल को अगर इन इस पूरे के पूरे एक सेक्शन को नौकरी नहीं मिलती है और जो पैसा एक मुश्त उनको मिल जाता है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, वो ठीक है लेकिन वो कब तक चलेगा, उसमें दूसरी दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो ये समाज के लिए भी एक खतरा बन सकता है। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो कोई भी ट्रेंड मैन पावर है, ये हमने हमारे देश में कई बार ये देखा है। अगर कोई हथियार की ट्रेनिंग है, कोई छोटी बड़ी टैक्टिक्स जानता है, यूनिफॉर्म में रह चुका है, वो अगर सही सकारात्मक सोच ना हो उसकी, कहीं नेगेटिव या कोई एंटी नेशनल फोर्सेस उसको यूज करें तो खतरा हो सकता है। ये हमने देखा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर भी। तो इसलिए ये तो है खतरा, बट फिर भी मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश के नौजवान बहुत पेट्रियाटिक होते हैं, और इस चीज को मैं ज्यादा हवा देना नहीं चाहता, ऐसा किस लिए हाइपोथेटिकल किसी बात पे करें जब वो है ही नहीं इशू अभी तो। हम्म। सो ऑन हाइंडसाइट 2 साल बाद क्या आपको कोई क्लैरिटी मिल पाई है कि व्हाई वाज दिस ब्रॉट इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट नो, ट्रिगर्ड दिस स्कीम? वो जनरल नारावने की किताब की वेट कर रहे थे, मैंने उस पर वीडियो बनाई, वो किताब ही रोक दी। उसमें वो कुछ खुलासे कर रहे हैं कि कैसे इट केम ऐसे क्या बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और हाँ हाँ। वो हैरान थे कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स क्यों मान गए, वो क्यों माने, जनरल। और उस पर इतना प्रेशर आया ये कि भाई फिर उस पर इतनी पब्लिसिटी करी गई, उनकी ट्रेनिंग पे सारे टीवी वाले पहुंचे, बहुत इसको दिया गया कि ये बड़ी तगड़ी स्कीम है। काफी पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए काफी इसको यूज किया, लेकिन जो समझते हैं कि इससे कितना नुकसान है वो इससे ज्यादा इंप्रेस हुए नहीं। दर्शकों को बता दें कि जनरल नारवने का जो किताब है, फॉर्मर आर्मी चीफ का, उस किताब की एक एक्सर्प्ट छापी थी न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें ये बात लिखकर आई थी कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इस एक्सर्प्ट के छपने के पहले लग रहा था कि किताब छप जाएगी, एक्सर्प्ट के आने के साथ ही जो है किताब पर क्लैंप डाउन हो गया, तो पता नहीं वो किताब कब रिलीज होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने